बेसिक ही है एल्गोरिदम का, कि भाई एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए। जैसे इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं भाई कि इनफाइनाइट लूप में घूमता रहे। तो ये सारा बेसिक है, पहला चैप्टर पूरा का पूरा। एक बार देखोगे ना तो सारा पता चल जाएगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम तो मैंने यूं ही लिखा अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ में वो आएगा, क्या बोलते हैं, टीओसी में जो थी ना चीजें, सेट, फंक्शन, वो सब चीजें यहाँ पे भी आने वाली। तो दोनों का ही सेम में कवर हो जाएगा, अपने को पता भी है। जैसे ये रहा सिंगलटन सेट, पावर सेट, एम्प्टी सेट, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अपने सीधा जाते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को अभी कह, कि कोई टॉपिक ऐसा लगा हो कि ये वाला बता दो, क्योंकि चैप्टर 1 पूरा बेसिक है, ठीक है। अभी है के लिए किसी को पढ़ा डाउट? नहीं है, डाउट आएगा तो फिर बोल देंगे तुझे। ठीक है, मतलब पूरा पूरा ऐसा बेसिक हो है, ना, उसमें से भी तो सुनना, क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। सब हाँ, टॉपिक एक बार पढ़ लेना तो क्या आ जाए सबको याद में, देखो फटाफट। टॉपिक पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम क्या है, वो सिंपल है, पॉइंट याद रखने। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ओके। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, एफिशिएंसी, वो सब मतलब एकदम बेसिक है वो, ठीक है। फिर हम्म। बाद में आते हैं ये सारी चीजें, सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये तो अपने ने पढ़ा ही है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन। फिर आते हैं वो फंक्शन। फंक्शन कौन कौन से, ऑन टू फंक्शन, वन वन, मैनली वन, वो हम्म। सारे। तो ये पूरा ही बेसिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो वो वही वही वाला है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम, उसके पॉइंट वाले लिखे, ठीक है। ये वाले में डाउट आए तो बता ना, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने का। पूरा चैप्टर वही है, और सेम ये चीज सेम टू सेम टीओसी में भी डिट्टो। तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अपने सीधा जाते हैं चैप्टर 2 पे, प्रमोशन प्लस प्लस। हाँ, टैब से भी कनेक्ट कर देगा, इतना हो गया। दिख रहा है सबको? हाँ। हाँ, तो सबसे सेकंड चैप्टर है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का मतलब क्या है, कि जैसे कोई भी एल्गोरिदम है, उसके बारे में कुछ चीजें पता लगाना। क्या क्या, कि ये कितना टाइम लेता है, कितना स्पेस लेता है, कैसे इनपुट पे कैसा परफॉर्म करता है, इसका वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, ये सब आता है एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये करना क्यों, पहली बात की एफिशिएंसी पता लगानी। दूसरी चीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे ये कितने रिसोर्स लेगा, कितना टाइम लेगा, कितना स्पेस लेगा। एल्गोरिदम सिलेक्शन, यानी कि अब मेरे पास दो एल्गोरिदम है, मुझे पता लगाना है कि कौन सा अच्छा है, तो कैसे पता लगाऊंगा, एनालिसिस करके, कि टाइम ये इतना लेता है, ये ऐसे काम करता है, उस हिसाब से, ठीक है। तो एल्गोरिदम की एनालिसिस की इंपॉर्टेंस है। अब क्या अप्रोच है करने की, तो दो तरह की अप्रोच है, पोस्टियरी और प्रायरी। नाम से जैसे पता चला, पोस्टियरी मतलब एल्गोरिदम रन करने के बाद जो पता चलता है, वो होता है पोस्टियरी। कि मान लो मेरे पास कोड पड़ा है और मैंने उसको रन कर दिया, तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम लेता है, कितना स्पेस लेता है, एक्स वाई जेड। तो ये होता है पोस्टेरियर एनालिसिस, मतलब एल्गोरिदम को हमने रन कर दिया, उसके बाद हम पता लगा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। और दूसरा होता है प्रायरी। प्रायरी मतलब अब हम रन नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी मैथ्स लगा के, लॉजिक लगा के चेक करेंगे कि भाई ये एल्गोरिदम कैसा बिहेव करेगा, मतलब प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पक्का ऐसे पता चल जाती है कि कौन सा एक्चुअल डेटा देगा, पहला वाला, क्योंकि हमने एल्गोरिदम को रन कर दिया। अब रन करने के बाद जो डेटा आएगा वो तो असली है ही। प्रायरी में क्या है, चांसेस है कि हम जो पता लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। सिंपल सी चीज है। पोस्टेरी मतलब हमने एल्गोरिदम को रन कर दिया है, उसके बाद जो डेटा आता है वो इस एनालिसिस में काम आएगा। तो पोस्टेरी एनालिसिस एल्गोरिदम के रन करने के बाद होती है, और इसमें जो डेटा आता है वो एक्चुअल डेटा होता है, मतलब सही डेटा होता है, जो टाइम लगा, जो स्पेस लगी। प्रायरी एनालिसिस मतलब एल्गोरिदम को रन करने से पहले। पहले कैसे, हम मैथ्स लगाएंगे इसमें, ये जो भी केसेस हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हम मैथ्स लगाएंगे और पता लगाएंगे भाई ये ऐसे ऐसे काम करेगा। रन नहीं करने वाले हम इधर, हम सिर्फ कोड देख के ही पता लगा, ठीक है। तो प्रायरी एनालिसिस में ये तीन आते हैं, एसिम्प्टोटिक, वर्स्ट केस, एवरेज केस। प्रायरी के अंदर, प्रायरी मतलब एल्गोरिदम को रन करने से पहले, ठीक है। तो वर्स्ट केस एनालिसिस मतलब हमारा एल्गोरिदम पूरे से पूरा कितना जाएगा। अब पहली चीज, वर्स्ट केस एनालिसिस क्या बताएगा, अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना ये टाइम कंज्यूम करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्पेस कितनी कंज्यूम करेगा, ठीक है।
तो जो भी कंपनी होती है, कभी भी हमें एल्गोरिदम डिजाइन करना है तो वर्स्ट केस एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें इसी को देख के पूरा डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, बेस्ट केस तो कुछ काम का होता ही नहीं है, सबसे मैंने वो वर्स्ट केस। ठीक है, अब पता कैसे करने का वर्स्ट केस एनालिसिस? तो सबसे पहले तो तुम्हें सिनारियो पता होना चाहिए कि भाई मेरा एल्गोरिदम कौन से केस में वर्स्ट केस में जाएगा। जैसे कि अगर मैं लीनियर सर्च की बात करूँ, तो लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या होगा कि या तो जो मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ वो लिस्ट के सबसे लास्ट में, या तो है ही नहीं। तो उसी केस में ये सबसे ज्यादा कंपैरिजन करेगा। तो कोई भी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस एनालिसिस निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका वर्स्ट केस सिनारियो कौन सा। जैसे ही सिनारियो पता चला, ऐसे ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई ये इतने कंपैरिजन करेगा और वर्स्ट केस में ऐसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी का सबसे पहला है वर्स्ट केस एनालिसिस। फिर आता है एवरेज केस। एवरेज केस मतलब ना ही वर्स्ट है ये, ना ही बेस्ट है, बीच का है। अब जब बीच की चीज आएगी ना, तो वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी का काम आएगा। जैसे अब मैं लीनियर सर्च की बात करूं, लीनियर सर्च का एवरेज केस क्या है कि भाई 10 नंबर है तो मेरे को पांचवे पे वो नंबर मिल गया। मतलब कि n नंबर है तो n/2 कंपैरिजन पे मेरे को वो नंबर मिल गया, वो इसका एवरेज केस। ठीक है, हम्म। एवरेज केस ये लिखा मैंने, ये लीनियर सर्च है n/2। ये तो सिंपल है। वर्स्ट केस मतलब सारे n कंपैरिजन मैंने किए, 10 नंबर है तो मैंने 10 कंपैरिजन की। एवरेज केस मतलब 10 नंबर है तो 5 कंपैरिजन। ठीक है, फिर आता है बेस्ट केस एनालिसिस। बेस्ट केस मतलब लोअर बाउंड। लोअर बाउंड यानी सबसे कम कितना टाइम, सबसे कम कितनी स्पेस ये कंज्यूम करे। लीनियर सर्च का बेस्ट केस क्या हुआ? पहला नंबर, पहला ही नंबर हमारा जो की था वो मिल गया, तो इसमें कितने कंपैरिजन होंगे? सिर्फ एक। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आएंगे, जितने भी एल्गोरिदम आगे आएंगे ना, हम सबकी ये तीनों चीज कैलकुलेट करेंगे, भाई इसका वर्स्ट क्या है, बेस्ट क्या है, एवरेज क्या है। ठीक है, अब आता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये होता है पूरा मैथमेटिकल अप्रोच। जो अभी हमने पढ़ा वर्स्ट बेस्ट एवरेज, वो है केसेस, ये केस है या ये सिनारियो। अब आते हैं हम मैथ्स के ऊपर कि भाई कैसे सॉल्व कैसे करें, कोड को देख के हम पता कैसे लगाए कि ये कौन से केस में जाएगा और इसके उस केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए? ग्रोथ रेट, डोमिनेंट टर्म। डोमिनेंट टर्म यानी अभी मैं एक एग्जांपल लूं कि हमारी इक्वेशन है टी ऑफ एन, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ हाँ। अगर मेरा टी ऑफ एन मुझे दिया है कि 2n² प्लस 3n प्लस 4। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि डोमिनेंट टर्म ध्यान रखते हैं। डोमिनेंट टर्म यानी इस जो इक्वेशन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन, कि जिसपे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? n²। एन ठीक स्क्वायर है। है, n²। तो पहली बात, ये कांस्टेंट को तो हटा दो, और जो n है, n के जितने भी टर्म है उसमें हाईएस्ट पावर मेरी डोमिनेंट टर्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल n² आंसर है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिया हो कि भाई इसका डोमिनेंट टर्म फाइंड करो, तो इसका आंसर आएगा n²। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सब चीजें भूल जाने, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं बहुत बड़े नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले डोमिनेंट टर्म हमें निकालना। जैसे 3n² प्लस 2n+5 है, तो सबसे ज्यादा किस पे इफेक्ट करता है? n²। वो निकालेंगे। ठीक है? आगे एग्जांपल देखते हैं। मतलब सबसे पहले आता है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन क्या बताता है? अपर बाउंड। अब हमने केस अभी पढ़े, तो अपर बाउंड कौन बताता है? वर्स्ट केस। इसका मतलब वर्स्ट केस को नोट करने के लिए बिगो नोटेशन यूज। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या है वो ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन ये जो लिखी है, ये हमारा जो है ना, ये बताएगा कि भाई इसका वर्स्ट केस क्या है। ये हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एन। तो हमें क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एन है, इस ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? सी जी ऑफ एन। मतलब कि ऐसा फंक्शन फाइंड करो जो इस फंक्शन का वर्स्ट केस बता पाए। अब इसका वर्स्ट केस कौन होगा? जो हमेशा इसके ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टाइम भी लेगा, ज्यादा स्पेस भी लेगा। समझ आ रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ एन। हम्म।
और हमें फाइंड क्या करना है, सी जी ऑफ एन। क्यों फाइंड करना है, वो वर्स्ट केस कैसे हुआ ऊपर वाला, क्योंकि ये हमेशा इससे सेम इनपुट पे टाइम ज्यादा लेगा, तो वही तो वर्स्ट केस हुआ। ठीक है, बरोबर. तो ये इसकी इक्वेशन है कि हमारा एफ ऑफ एन सी जी ऑफ एन से छोटा होगा, बस इतना। ठीक है? आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो पता चल जाएगा, बस अभी इक्वेशन दिया हमने। ठीक है, अब आया ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन यानी कि लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब अभी हमने पढ़ा बेस्ट केस, तो इसका आप डायग्राम कैसा होगा देखते ही पता चल जाएगा। ये रहा। अब हम क्या ढूंढेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब सी जी ऑफ एन नीचे आ गया, अब हमें क्या ढूंढना है, बेस्ट केस ढूंढना है। बेस्ट केस यानी सेम इनपुट पे कम टाइम लेगा, कम स्पेस लेगा, तो ऑब्वियसली वो नीचे ही आएगा। समझ आया, पिछले वाले केस में सी जी ऑफ एन ऊपर आ रहा था, जो ज्यादा टाइम ले रहा था वर्स्ट केस वाला। बेस्ट केस में वो नीचे आ जाएगा क्योंकि वो कम टाइम लेगा। ठीक है, अब एवरेज केस में क्या होगा, थोड़ा लॉजिक लगाए तो एवरेज केस में क्या होगा, बीच में आएगा, तो उसका ग्राफ ये। ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शन। हमारे फंक्शन के ऊपर एक ये भी है, एक ये भी है। तो सी टू जी एन क्या बताएगा, सी टू जी एन क्या बताएगा, वर्स्ट केस। और सी वन जी एन क्या बताएगा, बेस्ट केस। और हमारा एफ ऑफ एन है इन दोनों के बीच में, तो एवरेज केस। समझ आ गया पूरा, गॉट इट. हो ऐसे ग्राफ बने। हाँ सब, तो इससे क्या इक्वेशन भी याद हो जाएगी, मतलब ऐसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है कि जो ऊपर वाला है वो ज्यादा टाइम लेता है तो वर्स्ट केस, नीचे वाला है वो कम टाइम ले रहा है, मतलब जो इस केस में सी वन जी है तो वो बेस्ट केस। अब एवरेज केस कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, बीच में. हाँ. एग्जैक्टली तो तुम पता लगा भी नहीं सकते हो क्योंकि वो पूरा प्रोबेबिलिटी पे जाता है। एवरेज केस हम कभी ऐसे पता नहीं लगा सकते। ठीक है, वर्स्ट केस पता लगा सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा टाइम ले, बेस्ट केस पता लगा सकते हैं कि सबसे कम टाइम ले, एवरेज केस इन दोनों का बीच का। ठीक है, इक्वेशन याद हो गई कि कैसे बन रही है, हो बाकी अपने देखते हैं क्या है। ये रहे इसके एग्जांपल, ऐसे सिंपल है। अब इनने क्या बोला, प्रूव दैट 2n+1 10, ये एक अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, इस बिगो एन मतलब वर्स्ट केस वाला पता लगा, तो वर्स्ट केस में इक्वेशन क्या थी, हमारा जो फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ये जो दिया है 2n+10, वो छोटा होना चाहिए जी ऑफ एन से। समझ आया, हम्म. हमारा फंक्शन हमेशा किसी से छोटा होना चाहिए, किसी से। तो उधर जो सी है उसकी वैल्यू ढूंढ के दे दो कि भाई इस ये सी की वैल्यू डालोगे ना तो हमारा तुम्हारा फंक्शन हमेशा इससे छोटा रहे, बस इतना ही। समझ आया, तो ये सारे ऐसे एकदम सिंपल सिंपल है, तो इक्वेशन याद होगी ना तो एक बार में हो जाएगा। सीएन क्यों रखा? इक्वेशन कांस्टेंट, सी सी कांस्टेंट, एक नंबर होता है ना, देखिए बताओ, ये एक सी इधर भी दे रखा है, सी सी जी ऑफ एन एक कांस्टेंट होता है। ये जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन सेम ही है। ठीक है, ये एफ ऑफ हम्म एन जी ऑफ एन सब सेम है, पर एक ऐसा कांस्टेंट आएगा कि भाई इससे छोटा ही निकलेगा तुम्हारा। सिंपल ही इक्वेशन याद रख, बाकी नीचे सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये आया, अब आया ये एन स्क्वायर इसके अंदर आता है कि नहीं, तो एन स्क्वायर छोटा होगा सी ऑफ एन से। अब एन कभी भी सी से छोटा हो नहीं सकता क्योंकि सी है कांस्टेंट, और एन तो मेरे हाथ में। अभी मान लो सी की वैल्यू 1 लाख है और मैंने 1 करोड़ नंबर डाल दी, तो ऑब्वियसली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए ये वर्स्ट केस में नहीं जाएगा। अब आते हैं ये बेस्ट केस वाला। बेस्ट केस वाले में देख सी ऑफ एन इधर आगे, और हमारा फंक्शन बड़ा होना चाहिए। इक्वेशन याद रखना जो पहले बताए, वर्स्ट केस में हमेशा गिवन फंक्शन से बड़ा वाला, बेस्ट केस में हमेशा गिवन फंक्शन से छोटा वाला। अब सीधा आ जाओ एवरेज केस पे। एवरेज केस पे कहाँ पे आएंगे, बीच में, एफ ऑफ एन बीच में है, सी ऑफ वन जी एन इधर, सी टू जी एन इधर। और इसमें एक बात बता देता हूँ कि ये जो भी वैल्यू हम निकाल रहे, ये तेरी और मेरी सेम आए ऐसा जरूरी नहीं। समझ रहे हो? जैसे 9 पे भी ये बड़ा है तो अच्छा. ऑब्वियसली 10 पे भी बड़ा होगा। समझ आया, अगर 9 पे ये वर्स्ट केस में जा रहा है तो 10 में भी तो जाएगा ही ना, क्योंकि ये तो उससे भी बड़ा है। तो तुम्हारा हम्म. आंसर अलग आ सकता है, मेरा अलग आ सकता है, बस हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन वर्स्ट में जाती है, बेस्ट में जाती है, किस में जाती है, उसके लिए सी की वैल्यू ढूंढ। बाकी इसमें सी की वैल्यूज हम दोनों की अलग आ सकती है। ठीक है, ये सिंपल है, और मेरी और अभी पीवाई क्यू में मिले नहीं इसके। हेलो, हाँ,
वो तूने सी के बाजू में एन है क्यों रखा? किधर ऊपर किधर ऊपर किधर? ऊपर कोई भी पहला एक सवाल खोल लेना, पहला ही खोल हाँ। ले। सी के बाजू अच्छा, में एन ही क्यों रखा? क्वेश्चन में दे रखा है। उनने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखिए ओ एन दे रखा है। ओ एन अच्छा एन रख दिया मैंने। इधर अच्छा एन दे अच्छा। रखा है तो एन रख दिया, सी ऑफ एन। बल्कि इधर एन स्क्वायर है, पर इनने क्या दे रखा हाँ है कि ये प्रूव करो। तो हम प्रूव हाँ, करते हैं, प्रूव हो जाता है तो बोल देंगे कि हाँ भाई ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, वरना बोल देंगे कि नहीं कर। ठीक है। रेडी रेडी। देख इधर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एन स्क्वायर। पर इनने क्या बोला कि ये एन नहीं है। तो ठीक है, हम चेक हम्म करते हैं भाई एन है कि नहीं। डाला तो सही में नहीं निकला कि हम्म ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। सी होता है कांस्टेंट, एन होता है वेरिएबल। तो सी की कोई भी वैल्यू डाल, मैं एन उससे ज्यादा ला ही सकता हूँ। ठीक है। रेडी रेडी। ये क्वेश्चन में दिया, हाँ देखिए रहा अब इधर एन स्क्वायर है तो मैंने क्या लिया, सी एन स्क्वायर। सी ठीक एन है। स्क्वायर। मेन चीज क्या है, पीछे वाली तीन इक्वेशन याद होनी चाहिए बस। कि इस एवरेज केस की ये बराबर इक्वेशन है। एवरेज केस में वो बीच में आ। ठीक है। बाकी हो जाएगा। लो भाई हंसना हो तो थोड़ी देर। अब आते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यानी कि, ये तो सीधा एग्जांपल से समझते हैं ये। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यानी कि मैं इनपुट दे रहा हूँ और तुम्हारे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है। एन स्क्वायर से बढ़ रही है, एन क्यूब से बढ़ रही है, या एन फैक्टोरियल से बढ़ रही है, ऐसा। तो इसके लिए तो पहले तुम्हें ये सीरीज याद होनी चाहिए। याद ना हो तो किसी का मैथ सही है तो उसको ऐसे देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई लॉग एन से छोटा लॉग ऑफ लॉग एन होता है, एन से छोटा स्क्वायर रूट होता है, ये अपने को भी पता है। फिर एन लॉग एन एन स्क्वायर, ये सीरीज याद होना जरूरी है। ठीक है। या तो लॉजिकली याद रखो या रट ले। सबसे हम्म खराब होता है एन रेस टू एन। तुम्हारा एल्गोरिदम ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है ये वाला, कि भाई क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर के देख लो, डाउट लगे तो मेरे को। ના ના આ તો થઈ જાય તમને। ये हो जाएगा ना, मतलब एकदम ही इजी ओ है ये कुछ। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और अपने पास कैलकुलेटर भी होगा तो क्या है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेना, ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा થઈ क्या જાય है। हाँ। 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 अब अपने देखते हैं कि भाई कोड देख के पहले हम पता कैसे लगाए। ठीक है। तो ये सबसे पहले ये बेसिक, देखो ये तीन जो लाइन दिख रही है, ये तीन line। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, आई इक्वल टू 17। तो आई इक्वल टू 17 कितनी बार रन होगा, एक बार। एक बार। भाई कुछ लूप तो है नहीं, कुछ नहीं, तो ये एक बार रन होगा। ये प्रिंट वाला कितनी बार रन होगा, एक बार। एक फिर ये आई इक्वल टू 17 प्लस 10, ये कितनी बार रन होगा। एक। तो हम क्या मानते हैं, ये एक एक बार रन हो रहा है तो इसका टोटल कितना हुआ, तीन। ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम एक सेकंड मानते हो तो 3 सेकंड बोलना, 1 मिनट मानते हो तो 3 मिनट, या हम सीधा एक रेशियो लेके चल रहे भाई, एक एक एक। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये आगे અલે काम आता લોડો है। જગ્યા ખાલી કરા ઘડે ખોઈ જાય ને બાજુ। ઘડીક ઘડીક માર ને તું માર હમણાં હું अब आते हैं फॉर लूप पे। ठीक है। यहाँ पे इतना सिंपल नहीं होगा, तो पहले फॉर लूप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये हमें पता है, ये इनिशियलाइजेशन है। ठीक है। कि हम हमेशा जो भी हमारा वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करें। तो इनिशियलाइजेशन हमेशा एक ही बार हो। ठीक है। तो लूप भले कितनी भी बार चले, 1000 बार चले, इनफाइनाइट टाइम जो भी हो, इनिशियलाइजेशन हमेशा एक बार हो। फिर आती है कंडीशन। तो ये कंडीशन कितनी बार चलती है, n+1। पता है n+1 क्यों, एन टाइम तो चलने ही वाला है। और एक बार इसलिए चलता है कि जब ये फॉल्स होगा, भले फॉल्स होगा पर ये कंपेयर तो करेगा ना कि आई लेस देन एन। जैसे एन की वैल्यू 10 है तो ये आके चेक करेगा कि 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, जब वहां पे फॉल्स होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर ये चीज क्लियर होती है तो ये वापस से इंक्रीमेंट होता है एन टाइम। तो ये समझ आया कि ये एक बार चला, ये n+1 और ये n। ठीक है। अब नीचे हाँ मतलब ये जो लूप के अंदर की चीज है ये कितनी बार चलेगी, तो ये भी सिंपल n टाइम्स चलेगी। n+1 क्यों नहीं चलेगी, कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि फॉल्स कंडीशन आती है तो अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल में उल्टा है, डू वाइल में क्या है, लास्ट में कंडीशन सेट होती है। अगर ये डू वाइल होता ना तो ये अंदर का स्टेटमेंट n+1 टाइम एग्जीक्यूट होता। लूप है तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, अंदर का लूप नहीं चलेगा।
ये था सिंगल लूप वाला। अभी अपने देख लेते हैं नेस्टेड लूप। देखो नेस्टिंग लूप, सबसे पहले तो आउटर लूप देखो। आउटर लूप में क्या है, अभी मैंने कहा इनिशियलाइजेशन एक बार, फिर आई लेस देन इक्वल टू एन है, तो एन टाइम्स तो चलने ही वाला है, प्लस 1 क्यों, क्योंकि फॉल्स कंडीशन आई। फिर ये इंक्रीमेंट भी है एन बार, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट हमेशा उसके बाद होता है, कंडीशन चेक के बाद। ठीक है, तो ये एन। अब आते हैं जे लूप में। तो जे लूप खुद का कितनी बार चलेगा, एक बार ये चलेगा, n+1 n। पता चला। वो भी n+1 ही चलेगा ना। हाँ वो तो चलेगा ही, पर जे लूप को आई लूप चला रहा है बार बार। तो अच्छा। आई लूप जितनी बार अंदर की चीज एग्जीक्यूट करेगा वो जे लूप के साथ मल्टीप्लाई हो। तो वो मैंने हाँ, नीचे इक्वेशन लिखना अच्छे से। ठीक है, और अंदर वाली चीज कितनी बार चलेगी, इन दोनों लूप के मल्टीप्लीकेशन जितना। मल्टीप्लीकेशन समझ आया। जितनी, डबल आई लूप तो दोनों अपने की। हिसाब से चल रहा है और जे लूप को आई लूप चला रहा है। ठीक हम्म। है, और जो अंदर की चीज है वो जे लूप चला रहा है, प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट। तो ये देखो टोटल हाँ, फ्रीक्वेंसी काउंट मैंने कैसे लिखा। जे लूप में जो समझ अंदर आया। है वो तो एक बार ही, मतलब जे लूप के हाँ n+1 हुआ। बस वही वही। ठीक है। सही है। हाँ अब इसमें क्या है, जैसे ये इक्वेशन इसकी निकली 6n² + 10n+4। तो अब इसमें डोमिनेंट टर्म कौन हुआ, इस इक्वेशन का डोमिनेंट कौन हुआ, इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा एन एन स्क्वायर। स्क्वायर एन है। एन स्क्वायर स्क्वायर, तो इस ये जो कोड दिख रहा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n²। बस ऐसे निकालो। ठीक है, तो अभी अच्छा। हम भी थोड़ा सिंपली सोच सकते हैं कि भाई एक लूप हो ना तो n आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दो लूप हो तो n² आती है। मान लो इसमें ऐसा केस लेते हैं अपने कि एक लूप तो इधर है, एक लूप, और उसके नीचे दूसरा लूप है, अंदर नहीं है नीचे है। तो इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, n आएगी, और इस लूप की कितनी, n आएगी, n+n 2n। और डोमिनेंट टर्म लेना तो क्या होगा n। तो अगर दो लूप है, नेस्टेड नहीं है, ऊपर नीचे है, एक के अंदर एक नहीं है, तो अगर दो लूप है तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n। पता चला। फिर से हेलो। लगा एक बार। हाँ देख देख फिर से बोलता हूँ, ये एक लूप है मेरा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, वो हमें पता है। ऐसा ही एक और हम्म। लूप है उसके नीचे है, ठीक है, उसके नीचे उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है। तो हम्म। दोनों का कितना आएगा, n+n 2n। और हम्म। हमेशा डोमिनेंट हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, n आएगी। एन आएगी। तो अभी तक क्या क्या पता चला, एक लूप हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, दो एन। लूप हो एक के अंदर एक, तो नेस्टेड कितनी, तो कितनी, तो n एन स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, और एक के नीचे एक हो, मतलब एक लूप है फिर एक लूप एन। है अंदर एन। नहीं है तो भी n आएगी। अब एक केस बताओ, एक के अंदर एक लूप है, एक के अंदर एक और लूप है, तो तीन लूप है। एक के अंदर एक है, उसके अंदर भी एक है। एक है, n³ एन हुआ। क्यूब ना। एन हाँ क्यूब। ठीक है, इक्वेशन तो बनेगी उसकी लंबी सी, पर हमें किससे फर्क हाँ। पड़ता है, डोमिनेंट एन टर्म से। डोमिनेंट है। डोमिनेंट टर्म उसमें n³ आए। तो अभी क्या क्या पता चला, एक लूप हो n, एक के नीचे एक लूप हो तो भी n, या जितने भी लूप हो भले 100 लूप हो, एक 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 करके तो भी n। एक के अंदर एक है तो n², एक के अंदर एक है तो n³। तो पता चला कैसे बन रहा है। तो हम क्या है अभी आगे कोड देख के ही पता लगा लेंगे कि भाई इसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आता है रिकर्सिव वाले। रिकर्सिव वाले में क्या है, तुम डायरेक्ट नहीं देख सकते। हमें से भयंक। पता चल रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, नहीं पता લો चलेगी। हाँ हाँ આ તે જે બે બે લૂપ લીધા હતા બરાબર, અલગ અલગ, हाँ हाँ। એનું આવ્યું 2n આન્સર બરાબર। टू 2n टू આવ્યો एन ને हाँ, આન્સर। 2n आया हाँ। હા તો 2 કમ કાઢી નાખ્યો। क्योंकि वो डोमिनेंट नहीं है ना, कांस्टेंट है वो। 2n है, ठीक है, 2n में डोमिनेंट कौन होगा, n होगा, 2 तो कांस्टेंट है। अगर मैं 100 लेता हूँ n की वैल्यू तो भी n पे डिपेंड कर रहा है, मतलब समझ आ रहा है। 6n² में હમ से इम्पोर्टेंट कौन है, n² इम्पोर्टेंट। 6 का तो क्या है अभी वो लप्पू सा सिक्स है, का तो मतलब समझ बदल, आया, हाँ 6 का नप्पूस कुछ है है, ही बदल नहीं। भी सकता है। हाँ पर एन तो एन ही वही, रहेगा, एन में तो कुछ भी डाल दे, उसको बड़ा बनाना है तो वेरिएबल 100 टर्म डाल दे देखना है तो कौन बड़ा बन डोमिनेंट जाएगा। है, ऐसा। हाँ 0 डालना है तो હમ कम हो जाएगा पूरा 0। हाँ। फिर आते हैं रिकर्सिव को। जैसे अभी ये रिकर्जन फंक्शन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट देख के पता नहीं लगा सकते कि भाई जैसे फोर लूप में पता लगा है कि एक लूप है तो n,
अंदर के अंदर है तो एन स्क्वायर, अंदर के अंदर ऐसे है तो एन क्यूब। ये रिकर्सिव फंक्शन में नहीं पता लगा सकते। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हम बनाएंगे रिकरेंस रिलेशन। जैसे अभी सबसे जो अपना चलता है रिकर्जन में फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखो, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम ऐसा होता है एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एन। अब इसका मैंने बनाया रिकरेंस रिलेशन कि भाई कोई नंबर है, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो तुम 4 का निकालो, बाकी का तो एक बार में ही काम हो जाएगा। समझ आया? 4 का निकालो, ये जो वन वन क्या बता रहा है, एक को एग्जीक्यूट करने का टाइम। फिर ये क्या, 4 का निकालोगे तब क्या आएगा, 3 का निकालो, बाकी तो एक में हो जाएगा। 2 का निकालो, हो जाएगा एक एक। फिर यहाँ पे इसकी बेस कंडीशन आती है। हमेशा क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दी होगी कि भाई ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे आके रुक जाना, वरना तो क्या तुम करते रहोगे, इसका कोई वो है ही नहीं ना, स्टॉपिंग पॉइंट, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता। ठीक है, इसके क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 3 में, तो अपने देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी बस इतना ध्यान रखना कि रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के ये सारे मेथड। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब आते हैं वाइल लूप वाले, तो देखो इसको, आई इक्वल टू 1 कितनी बार चलेगा, एक बार। फिर आई लेस देन इक्वल टू एन, एन प्लस वन, एन प्लस वन क्यों, एन टाइम्स तो चलने ही वाला है, एक बार एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि फॉल्स कंडीशन आई। फिर सम इक्वल टू भी एन बार चलेगा, अंदर का तो एन ही बार चलेगा। इसी जगह अगर डू वाइल होता तो क्या होता, सम वाली लाइन और प्लस प्लस आई वाली लाइन एन प्लस वन बार चलती। समझ आया? हाँ डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में क्या कंडीशन लास्ट में चेक होती है, तो अंदर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सम वाली लाइन भी एन प्लस वन चलेगी और प्लस प्लस आई भी एन प्लस वन चलेगी। ठीक है, ये डू वाइल। अब आते हैं अपने सॉर्टिंग पे। ठीक है, मैं पूरा एल्गोरिदम वाइज नहीं जाऊंगा, पर बेसिक बता देता हूँ क्या क्या। बबल सॉर्ट मतलब हर एक पास में सबसे बड़े नंबर को एंड में ले जाओ, बस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम नंबर देखो, ये जितने भी नंबर थे, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 70। तो बबल सॉर्ट क्या करता है, सब एक पहले पास में जो ये 70 है ना, उसको सबसे लास्ट में पहुंचा दे। ठीक है, तो एक बात तो है कि भाई 70 की सही पोजीशन भी वो है। तो अगर हम ऐसा करते जाएंगे एक एक करके, तो n माइनस वन पास मतलब 10 नंबर है, तो 9 पास में शॉर्ट हो जाएगा। पता चला 10 नंबर है पर 9 पास में शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 10 नंबर में से 9 नंबर को शॉर्ट कर दिया, मतलब कि 9 नंबर को सही जगह पे रख दिया, तो ऑटोमेटिक 10वां सही जगह पे ही होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले 70 और 30 है, ये चेक करता है भाई कि 70 बड़ा है कि नहीं, मतलब कि लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से बड़ा है कि नहीं। और एकदम एल्गोरिदम वाइज कहूँ तो ए ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है कि नहीं। पता चला? फिर से बोलता हूँ, लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा है कि नहीं। सेकंड, ए ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है कि नहीं। जैसे कि 70 और 30, तो ए ऑफ जे कौन है, 70, और 30 कौन है, ए ऑफ जे प्लस वन। तो अगर ए ऑफ जे बड़ा है तो स्वैप कर दो, तो 70। फिर 70 और 20 में कंपैरिजन हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर इधर वापस से स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग हुई, ऐसे कर करके एंड में 70 अपनी सही पोजीशन पे पहुंची। अब इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये फिक्स है अब। ठीक है, 70 अब फिक्स है। अब आते हैं पास टू पे, तो पास टू पे अब समझ आ गया। अब 30 और 20, तो ये ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और एंड में कौन आ गया सबसे लास्ट में, 60 आ गया अपनी सही पोजीशन। पास थ्री में कौन आ गया, 50 आ गया अपनी सही पोजीशन। ऐसे करते करते कितने थे यहाँ पे, 7 नंबर थे, तो 6 पास लगेंगे। और अपने देखते हैं, 6 पास। ठीक है, लास्ट में तो क्या है, देखो ये 20 अपने आप सारे सॉर्ट हो गए, मतलब ये अच्छा नंबर था कि भाई 6 पास में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पता चला क्या है इसका लॉजिक, क्या है, सबसे बड़े नंबर को सबसे लास्ट में पहुंचा दो। तो हर एक पास में ऐसा ऐसा होता रहेगा, तो ऑटोमेटिक 10 नंबर है तो 9 पास में अपना पूरा लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा। पता चला? अब इसका एल्गोरिदम भी मैंने ऐसे ही लिखा है, ए ऑफ जे, ये जो है ए ऑफ जे, ए ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है तो स्वैप कर दो, बस, और कुछ नहीं, बाकी चलता रहेगा। पता चला सबको? ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ जे हाँ प्लस वन से बड़ा है तो स्वैप कर दो। कोई डाउट है इसमें? सिंपल है। क्या क्या चीज याद रखनी है कि 10 नंबर है तो 9 पास लगेंगे। इसका लॉजिक क्या है, ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस वन को कंपेयर करते हैं,
अगर पहले वाला नंबर मतलब लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है तो सिंपल सी बात है, उसको लास्ट में जाना चाहिए। तो वही कर रहे हो, तो हर पास में एक एक नंबर लास्ट में जाता रहेगा, तो ऑटोमेटिक 10 नंबर है तो 9 पास में पूरी लिस्ट सॉर्ट। ठीक है, अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। तो बेस्ट केस क्या होगा, बबल सॉर्ट का बेस्ट केस क्या होगा कि भाई लिस्ट जो हमें मिली ऑलरेडी सॉर्टेड थी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये बेस्ट केस जो है ये तभी काम करेगा कि भाई तुमने बबल सॉर्ट तुम्हारा ऑप्टिमाइज तरीके से लिखा है। ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोगों ने अगर नॉर्मली कोड लिख दिया ना तो बबल सॉर्ट अपने तरीके से ही चलेगा। भले तुमने लिस्ट सॉर्ट करके दी तो भी वो कंपेयर करता ही रहेगा। तो उसके लिए मैंने ये लिखा है ऑप्टिमाइज वाला कोड, सिलेबस में नहीं है ये, पर मैंने लिखा है कि भाई तुम चाहते हो कि भाई बेस्ट केस है तो भाई सॉर्ट रुक जाए वो कंपेयर कर, तो ये कोड लगे। मैंने यहाँ पे सिंपल एक फ्लैग लिया है कि पता चले, अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है ना तो फ्लैग हमेशा 0 रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो कंपेयर ही नहीं करेगा। पता चला बेस्ट केस क्या है इसका, बेस्ट केस इसका होगा बिग ऑफ एन। पर कब, जब तुम्हारा बबल सॉर्ट ऑप्टिमाइज, वरना तो ये तब भी एन स्क्वायर ही चलेगा। अब मैं ऊपर से ही तुम्हें वो बता रहा हूँ जो भी हमने सीखा, ये इसका एल्गोरिदम है। ठीक है, तो एक आई लूप है और आई के अंदर जे लूप है, तो ऐसे ही थोड़ा लॉजिकली बता इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। एक आई लूप है, आई के अंदर जे लूप एन स्क्वायर। है एन स्क्वायर, तो बस एन इसकी स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि भाई बेस्ट केस हो ना तो ज्यादा कंपेयर मत करना, पर उसके लिए फ्लैग यूज होता है। तो ऑप्टिमाइज कर दो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन बन जाएगी, अंदर वाला लूप चलेगा ही नहीं, स्वैप हो नहीं रहा तो क्यों चलाना। ठीक है, अब मैंने इसका डिराइव भी किया कि कैसे डिराइव होता है। तो ये देखो, सबसे पहला जो पास है उसमें कंपैरिजन कितने होंगे n-1, तो स्वैप कितने होंगे n-, ऐसे जैसे जैसे पास बढ़ेंगे कंपैरिजन कम होता जाएगा, और सबसे लास्ट वाला मतलब n-1 पास में कितने कंपैरिजन होंगे, एक और है क्योंकि एक एक ही नंबर बचा। तो अब ये सीरीज जो है ना इसका पूरा एडिशन करो तुम, तो ये बनेगा n × n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसमें से हमें डोमिनेंट टर्म लेना है तो कौन बनेगा n स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे भी पता चला। हेलो, है ना। यस यस। हाँ, ये ऐसे ही बाकी एक बार देख लेना हो जाए अपने भी से ओवरव्यू पे चलते हैं। ओके, पीना हो तो पी लेना हमें। अब आता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, जैसे मान लो ये हमें एक एरे दे रखी, इसको हमें इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसा एज्यूम कर लो कि जो पहला नंबर है ना 30, वो हमारा सॉर्टेड और बाकी सब अनसॉर्टेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर से एक नंबर उठाओ और उसको सॉर्टेड वाले में सही जगह पे रख दो। तो मैंने सबसे पहले 70 उठाया, ये रहा, ये से 70 है। अब इसको सॉर्टेड जोन में लेके जाना है, तो वो कहाँ पे आएगा, 30 के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा क्योंकि वो राइट में। 30 से बड़ा है। ठीक है, बस यही करते रहना। अब आया 20, तो 20 की सही पोजीशन कहाँ पे, 30 के लेफ्ट में, मतलब सबसे पहले। तो हाँ कुछ सबसे नहीं पहले। करना, एक एक नंबर उठाते जाओ और उसको बाजू में सही जगह पे रखते जाओ। अच्छा। ठीक है, ये अब मैंने जो एल्गोरिदम लिखा है उसको समझने के लिए ऐसा समझना, ये जो पहला नंबर है ना ये हमारा है टेम्पररी। ओके। एल्गोरिदम मैंने ऐसे लिखा है कि ये जो पहला है ये टेम्प, उसकी सही पोजीशन पे रख। ठीक, अब वो सही पोजीशन पता कैसे लगाने, वो तो हमें पता चला कि सही पोजीशन पे रखना है, पर कोड में मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरे को पता रहे। तो अपने सिंपली सोचते हैं कि ये जो 20 है ना, 20 इसको पहले 70 से कंपेयर करो, छोटा है तो लेफ्ट में ले जाओ, और छोटा है तो लेफ्ट में ले जाओ, और जैसे ये बड़ा निकले वहां पे इसको रखो। पता चला, जैसे अभी 50 है, 50 को मैं ये देखना आप 50। ठीक है, अब 50 को मेरे को बाजू में सही जगह पे रखना, तो सबसे पहले मैं किससे कंपेयर करूंगा, 70 से। तो ये 70 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, लेफ्ट में ले जाओ। 30 से छोटा है नहीं, तो भाई और जाने की जरूरत नहीं है, उधर रख दो। ये इसका स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन, एक नंबर उठाओ, हर एक से कंपेयर करो, कब तक, जब तक ये छोटा रहता है। जैसे अब 40 है तो 40 किन किन से कंपेयर होगा, ये जो 40 है ये 40 नंबर है। ठीक है, ये किन किन से कंपेयर होने वाला है, 70 से कंपेयर 70, होगा। 70 तो 50। वो बोलेगा भाई लेफ्ट में जाओ, 50 बोलेगा हाँ भाई लेफ्ट में जाओ, 30 बोलेगा नहीं भाई अब तू इधर रह जा बस। पता चला, मतलब कि ये 40 तो 20 से कभी कंपेयर ही नहीं होने वाला।
पता चला क्यों 20 से हाँ कंपेयर नहीं होगा। इसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि ये ऐसे चेक करता रहता है। तो इसकी वजह से क्या है, मतलब ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनसे अच्छी आती है बेस्ट केस। यार ये टेम्पररी है, जब तक छोटा है तब तक जे को माइनस करते रहो। ठीक है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो J+1 पे वो वेरिएबल डाल दो। यानी कि चेक करते रहो कब तक छोटा है, जब तक छोटा है जे को कम करते रहो, जे को कम करते रहो मतलब लेफ्ट में जाते रहो। ठीक है, और जैसे ही पता चले भाई ये इसकी सही जगह आ गई है तो बस उधर उसको रखो। इतना है। ठीक है, इधर भी दो लूप है तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा, आई लूप है जे लूप है तो क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। पर बेस्ट केस में क्या है, इसका एल्गोरिदम ही ऐसा है, बेस्ट केस में क्या है, बिग ऑफ एन होता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने ऊपर भी लिखा है, दिख रहा है ऊपर, कि ये ट्वाइस एज फास्ट एज बबल सॉर्ट, इंसेंशन सॉर्ट बबल सॉर्ट से डबल फास्ट और 40% फास्ट है सिलेक्शन। ठीक है, अब आते सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या था, हर एक पास में सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में जाता था। सिलेक्शन सॉर्ट में उल्टा है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आ जाता। जैसे कि ये लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले वाले में सबसे छोटा नंबर कौन सा, 13 है। 13। 13, तो बस पहले वाले को 13 के साथ स्वैप करो तो पहला नंबर सॉर्ट। तो अब इसको हमें कुछ ओके। नहीं करना, ये सॉर्ट होगी। फिर कौन है 29, तो ऐसे करते करते ऑटोमेटिक n-1 पास में ये डन हो जाए। अच्छा। एकदम इजी है। ठीक है, इसमें इधर भी दो लूप है तो अपने को भी पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन स्क्वायर। अब इधर इसका देखो एल्गोरिदम मैंने क्या लिखा, इधर दो चीज यूज हुई, एक हुई स्मॉलेस्ट, एक है अपना सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन। स्मॉलेस्ट कुछ नहीं कर रहा है, एरे का सबसे छोटा नंबर लाके दे रहा है। ये कोड क्या करता है, एरे का सबसे छोटा नंबर लाके देगा। और सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, वो छोटे नंबर के साथ स्वैप कर देगा। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, स्मॉलेस्ट क्या करता है, एरे का सबसे छोटा नंबर लाके देता है। वो क्या बोलता है, भाई ये 5 नंबर की पोजीशन पे सबसे छोटा पड़ा है। ठीक है, 5 नंबर की पोजीशन पे सबसे छोटा पड़ा है, तो ये क्या करता है, स्वैप कर देता है ARR ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, पता चला। ये रखने का स्मॉलेस्ट वाला काम कर फंक्शन देता है, क्या, वो लाके देता हाँ है, ये ये रख कुछ दे। नहीं कर रहा, सिलेक्शन शॉट उसी का पूरा हेल्प ले रहा है कि भाई तू सबसे छोटा नंबर मेरे को लाके दे, स्वैपिंग मैं कर लूँ, बस। सही है। पता चला, एक बार देखना खुद से, ऐसे तो प्रॉपर तभी पता चलता है जब रन करोगे, पर एक बार देख लोगे पता चल जाए। फिर आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका भी सेम ऐसा ही सिनारियो है। पास जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे कंपैरिजन कम होता जाएगा, तुम टोटल निकालो तो ये इक्वेशन बनेगी। और अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किससे मतलब है, डोमिनेंट टर्म से, बस एन स्क्वायर आया, बात कर दो। ठीक है, अब जाते हैं अपने, हाँ ये देखो क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इन सबसे बहुत फास्ट है, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी वाला। और बबल इंसर्शन सिलेक्शन क्या है, थोड़े एन स्क्वायर वाले, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, पर अब समझ आ अच्छा, जाए। ठीक, रख हाँ रख। अब आते हैं इसमें। ठीक है, रेडिक सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट थोड़ा इधर समझना पड़ेगा अच्छे से, तो अच्छे से देख लो थोड़ा। सबसे पहले अपने देखते हैं भाई काउंटिंग सॉर्ट क्या हो। तो मैं अभी थोड़े नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 23, फिर 12, फिर 110 और 4। ठीक है, ये 4 नंबर लिए मेरे को, इनको सॉर्ट करना। तो ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो तुम मैक्सिमम नंबर फाइंड करो। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर कौन है, 110। ये 110 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो हर एक को पहले 3 डिजिट वाला समझ लो, तो हर एक को मैं 3 डिजिट वाला समझता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 023 हो जाएगा, इधर भी 0 लग जाएगा, और इधर भी 0 लग जाएगा। समझ आया कैसे वो, सबसे मैक्सिमम कौन है, 110। तो 110 कितने डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट वाला। तो सबको ऐसा मान लो कि सारे 3 डिजिट के नंबर है। ठीक है, अब मैं 4 को 400 तो बना नहीं सकता वरना वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, तो आगे क्या करूंगा, 2 जीरो लगा। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इन सबको जो यूनिट डिजिट है ना उससे सॉर्ट करो। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कौन सी होती है, लास्ट वन, 3, 2, 0, 4। तो यूनिट डिजिट से अगर मैं सॉर्ट करूँ तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, 110 आएगा सबसे पहले, फिर कौन आएगा, 0, 1, 2, फिर कौन आएगा, 23,
फिर कौन आएगा? क्लियर हुआ ये स्टेप? क्लियर हुआ? 4। हम्म। यूनिट डिजिट से सॉर्ट किया, यूनिट डिजिट मतलब सबसे लास्ट में। फिर ये बोलता है टेंस वाले से, मतलब जो बीच वाला जो है उससे सॉर्ट करो। बीच वाला मतलब अब ये दो, ये एक, इधर भी एक, और इधर जीरो। सबसे पहले कौन आएगा? अब सबसे पहले कौन आएगा? 004। 004, ठीक है, ये 004। फिर कौन आएगा? अब दो 012। पॉसिबिलिटी। नहीं 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 नहीं, 012। इधर देखो पहले, इधर भी वन है, इधर भी वन है। अब हमें क्या चलना है? दोनों पे वन है, तो अब सीक्वेंस हम इसकी फॉलो करें जो हमने प्रीवियसली सॉर्ट किया है। अब सबसे पहले आएगा 110, अच्छा। ठीक है। फिर आएगा 012, और फिर आएगा 023। कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना? सही। चलो, अब आ जा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या है? 100 डिजिट, ठीक है। 100 डिजिट, 100 डिजिट यानी कि सबसे पहली वाली डिजिट 0 1 0 0। अब सबसे पहले कौन आएगा? 3 0 वाले, तो सबसे पहले कौन आएगा? ये वाला, क्योंकि वो सबसे पहले सीक्वेंस 0 0 4। 004 फिर आएगा। कौन है? 0 1 फिर 2। 012 एंड 023। फिर 0 2 3 110। और 110। तो ऑटोमेटिक अपनी देखो अब सॉर्ट हो गई। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर फाइंड करो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर फाइंड किया, अब उसका पता लगाओ कितने डिजिट का है। वो तो सीधी सी बात है, हमें डिजिट पता लगानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कहाँ तक जाना है। हम्म। वरना अभी मैं 4 को ही लेके समझता तो भाई मैं यूनिट डिजिट के हिसाब से रखता, एक ही बार सॉर्ट करता, तो देखो ये बनता, और ये तो पूरा का पूरा गलत है। तो हमें हम्म। पता होना चाहिए कि भाई कितनी बार करना है। यूनिट 10 100 1000, तो सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड करो, फिर यूनिट 10 100 करके सॉर्ट करो। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? देखो ये मैंने यूनिट के हिसाब से सॉर्ट किया, तो इधर यूज होता है काउंटिंग। क्या यूज होता है? काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट का काम क्या है? उसको सिर्फ इतना बोलो कि भाई ये डिजिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दे, तो वो सॉर्ट कर देगा। फिर इधर क्या है? टेंस, इधर भी काउंटिंग सॉर्ट यूज हुआ। इस बार हमने काउंटिंग सॉर्ट को क्या बोला कि भाई बीच वाले के हिसाब से सॉर्ट कर दो, मतलब टेंस डिजिट के हिसाब से। और इधर भी काउंटिंग सॉर्ट यूज है, तो इधर कितनी बार काउंटिंग सॉर्ट यूज हुआ? 3 बार। और काउंटिंग सॉर्ट को 3 बार यूज करने का काम करता है अपना रेडिक्स सॉर्ट। पता चला? अच्छा। तो रेडिक्स सॉर्ट कुछ है नहीं, वो काउंटिंग सॉर्ट को ही अपने तरीके से यूज करता है। रेडिक्स सॉर्ट क्या करता है भाई? पता लगा लेता है भाई बड़ा नंबर ये है, मेरे को 3 बार काउंटिंग सॉर्ट यूज करना है, बस। काउंटिंग सॉर्ट को क्या है? उसको तो एक एक डिजिट के हिसाब से सॉर्ट करना आता है, उसको आता नहीं, तो काउंटिंग सॉर्ट कभी भी ये सब नंबर को सॉर्ट नहीं कर पाएगा। पर रेडिक्स सॉर्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो काउंटिंग सॉर्ट को 3 बार यूज करेगा। समझ आया? हम्म। क्लियर हुआ? काउंटिंग सॉर्ट क्या करता है? डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करता है। यूनिट, तो इधर एक बार काउंटिंग सॉर्ट लगा, C1 C2 C3, बस। रेडिक सॉर्ट है मेन, उसको पता है कि काउंटिंग सॉर्ट को कैसे चलाना है, ठीक है। अब अपने देख लेते हैं ये ऐसे बना दिया। देखो अभी इधर मेरे को नंबर दे रखे थे इतने, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या फाइंड करना है? सबसे पहला स्टेप मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम 802, ठीक है। तो 802 में कितनी डिजिट है? 3। अब अपने को सब मान 3। के चलना है भाई, ये 3 बार तो लगने ही वाला। तो बस मैंने हम्म। क्या किया, पहले स्टेप में यूनिट के हिसाब से सॉर्ट किया, टेंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट किया, और लास्ट में फिर 100 की था, और हमारी ये हो गई सॉर्ट। पता चला? फिर अब से इधर दिखा। तुम्हें भी पता है, फिर से देख लो। सबसे पहला स्टेप हम्म। मैक्सिमम नंबर फाइंड करो। तो इधर बरोबर। मैक्सिमम नंबर कौन है? 802, 802, ठीक है। वो कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। तो अपने को पता चल गया कि काउंटिंग सॉर्ट कितनी बार लगने वाला है? 3 बार। समझ रहे हैं ना? हेलो? हेलो? समझ गए समझ गए। चल रहा। हाँ, समझ गए ना? हाँ, मैक्सिमम चीज पता चली कि 802 है, तो ये 3 बार काउंटिंग शॉट लगने वाला, ठीक है। अब काउंटिंग शॉट पहले अपने ने लगा दिया यूनिट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, और 100 के हिसाब से।
अब एल्गोरिदम में भी हमें पता है कि भाई काउंट सॉर्ट का अलग से लिखना पड़ेगा और ये रेडिक्स का अलग से। क्यों? रेडिक्स का काम क्या है? 3 बार काउंट सॉर्ट को चला। ठीक है, ये जो लाइन लिखी ना, ये लाइन यही कर, ये जो मैंने लिखा है, ये इतना पार्ट, ये वही कर रहा है। एक्सप्रेशन मिला है, एम मतलब मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर के हिसाब से वो करता जाएगा। एक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन इंटू 10। इसका मतलब क्या है? डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 10-10 के हिसाब से। सबसे पहले लास्ट डिजिट जाएगी, फिर बीच वाली जाएगी, फिर वैसे जाएगी। चल गया? पता चल गया? मेन यही है, इतना लिखोगे, मैंने मैम से हाँ पूछा, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, और प्रॉपर चाहिए तो वो दोनों एल्गोरिदम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें भी तो बताना पड़ेगा ना कि डिजिट के हिसाब से कैसे सॉर्ट होता है। रेडिक सॉर्ट का तो इतना ही है कि भाई वो 3 बार काउंटिंग सॉर्ट को चलाने हो। ठीक है। सेकंड स्टेप वापस समझना। कौन सा स्टेप? सेकंड। सेकंड ये, अच्छा, स्टेप 2। ठीक है, तो एम मेरा क्या है? मैक्सिमम नंबर। ठीक है, इस केस में क्या था? 802 था, 802। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है मेरी? 1 है। तो मान लेते अभी एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम डिवाइड बाय 1 क्या जाएगा? 802 पूरा जाएगा, 802। ठीक है, अब मैं भेज क्या रहा हूँ? एक्सप्रेशन 1 भेज रहा हूँ, मतलब इधर से 1 पास किया। तो वापस से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा हो। देख, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा? एम डिवाइड बाय एक्सप्रेशन, मतलब एम डिवाइड बाय एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एम मेरा क्या है? 802। 802 डिवाइड बाय 1 ग्रेटर देन 0 है? आया ना? है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन को भेज देंगे। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है अभी? 1। तो उसको क्या पता चलेगा कि इसके हिसाब से अब सॉर्ट कर रहा है, यूनिट डिजिट के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने क्या भेज दिया इधर? 1 भेज दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक्सप्रेशन पास किया। तो अभी काउंटिंग सॉर्ट के पास क्या जा चुका है? 1 जा चुका है। ठीक है, अब इसका वापस से देखते हैं। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई होगी? देख इधर देख, एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन इंटू 10। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी अब? 10 10 होगी। पहले 1 थी, अब कितनी होगी? 10। तो अब एक्सप्रेशन कितना हो गया? 10। अब निकालो एम डिवाइड बाय एक्सप्रेशन, मतलब कि 802 डिवाइड बाय एक्सप्रेशन कितना आएगा? 80। इस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि 80 ग्रेटर देन 0। तो हाँ, अभी भी ट्रू है। तो अब क्या भेजना है? 10। तब ये 10 टेंस, मतलब टेंस डिजिट के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब वापस से एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 10 100 हो जाएगी। ये पता चला ना एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे बढ़ रही है? एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन इंटू 10। तो अब एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। अब निकालो एम डिवाइड बाय एक्सप्रेशन, तो 802 डिवाइड बाय 100 ग्रेटर देन 0 है? हाँ भाई, अभी भी है। तो अब ये क्या भेजेगा? एक्सप्रेशन 100 भेजेगा कि भाई अब 100 के हिसाब से सॉर्ट करो। ठीक है, अब लास्ट बार, अब एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 हो गई। एक्सप्रेशन इक्वल टू 1000। अब निकालो एम डिवाइड बाय एक्सप्रेशन, तो 802 डिवाइड बाय 1000। अब ये ग्रेटर देन 0 है? नो। हाँ, नहीं है। तो अब आगे सॉर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अब हमारी सारी डिजिट पच चुकी है। पता चला कितनी बार हुआ? पहले एक्सप्रेशन 1 गया कि भाई यूनिट के हिसाब से सॉर्ट कर, फिर एक्सप्रेशन 1 गया कि यूनिट के हिसाब से सॉर्ट कर, 100 के हिसाब से सॉर्ट कर, 10 के हिसाब से सॉर्ट कर, 100 के हिसाब से सॉर्ट कर। अब आया 1000। तो 1000 पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो 1000 के हिसाब से सॉर्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा खत्म। बस, इसका इतना ही। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं। हाँ। ना अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब कोड देखोगे तो पता चलेगा n प्लस के। n प्लस के मतलब k है नंबर ऑफ डिजिट। अब वो सीधी सी बात है, k प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि फिक्स नहीं है ना कि कितनी बार सॉर्टिंग चलने वाली, काउंटिंग सॉर्ट की। अगर भाई 2 डिजिट के नंबर आए हैं सारे, तो कितनी बार? +2 हो जाएगा। 10 डिजिट के आता है, तो n प्लस के का मतलब n है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि भाई 10 नंबर है तो 10। k क्या बता रहा है? कि वो कितनी डिजिट है, कितनी बार हमारा काउंट सॉर्ट चलने वाला है। ठीक है, इस केस में कितनी बार चला था? 3 बार चला था, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3।
ठीक है, एल्गोरिदम देखना, कोड करोगे तभी पता चलेगा कैसे चलता है। ठीक है? अब ये है थोड़ा एडवांस वाला कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल, तो ये वाला तुम देखना, अच्छे से देखना, कुछ नहीं करना, एल्गोरिदम लिखो और सबकी लाइन बाय लाइन लिख दो कि ये इतनी बार रन होगा, ये इतनी बार रन होगा, ये इतनी बार रन होगा, ऐसे करके सारे लिख दो और उसकी एक इक्वेशन बना दो, बस। अब इस इक्वेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल। बेस्ट केस है, बेस्ट केस में क्या होता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी, वर्स्ट केस है तो ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या ध्यान रखना है, मान लो कैसी भी इक्वेशन बनी, हमें तो डोमिनेंट टर्म चाहिए, तो आंसर। अभी ये कब करना है मैं वो बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई एनालिसिस करो, तो तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भाई इसमें दो लूप है तो एन स्क्वायर आएगा, ये नहीं लिख सकते ना, उस केस में ऐसा करना। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, पूरा एल्गोरिदम लिखा है, एक एक लाइन लिखो कि भाई ये इतनी बार रन होने वाली, उसकी इक्वेशन बना दी तो बस उधर ही पता चले। ठीक है, और इधर भले थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, जैसे प्लस माइनस में कुछ भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ डोमिनेंट टर्म चाहिए, हमें एक बार पता चल गया कि भाई इक्वेशन में एन स्क्वायर बन गया है, बस तो कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, तो ये सारे की मैंने इधर ऐसे ही लिखे हैं। ये एडवांस वाला है क्या? एडवांस वाला यानी कि जरूरी नहीं है कि करना, पर इन एग्जाम केस में नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ऐसे ही आएगा कि 5 मार्क का सीधा एक ही बने। मतलब कभी भी आएला है फेल? आयला है, आया आया हुआ तो है। ठीक है, अच्छा। अभी मैंने मैम से पूछा तो मैम ने कहा दोनों तरीके से ही, आगे वाला भी ऐसा और एक डिपेंड सिलेबस करता है में भी, क्वेश्चन कैसे पूछा। ये सिलेबस में सिलेबस में तो है, सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, पर अगर क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ही है। आ गया कि 5 मार्क में ये लिखना है तो तू इतना नहीं लिख सकता है कि मैम इसमें दो लूप है तो एन स्क्वायर है, वो नहीं लिख सकता ना। उसके लिए प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि देखो ये इसका एल्गोरिदम है, ये स्टेप बाय स्टेप ये इतनी बार चल रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है या एन। ठीक है, ये मैंने तीनों का लिखा है, बस यहाँ पे सब